छत्तीसगढ़ की सियासत में काफ़ी कुछ चल रहा है और जो काफ़ी कुछ चल रहा है उसके केंद्र बिंदु हैं टी.एस. सिंहदेव जी, छत्तीसगढ़ के पूर्व डिप्टी सीएम, स्वास्थ्य मंत्री और कद्दावर नेता जिनकी शख्सियत सब जानते हैं। और आज के इस खास प्रोग्राम में हमारे साथ हैं टी.एस. सिंहदेव जी। उनका हम स्वागत करते हैं। टी.एस. सिंहदेव जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। छत्तीसगढ़ में फिर से एक बार ढाई साल की जो जिक्र है वो शुरू हो गया है। ढाई साल, अब आप ये सुन के आप भी थक गए होंगे कि हर बार जो है ढाई साल का जिक्र क्यों होता है। लेकिन क्योंकि अब कर्नाटक की बात निकल के आई है, आपने भी ट्वीट किया जिस पर काफ़ी चर्चा हुई, तो ज़रा एक बार फिर से ढाई साल की जो बोलते हैं 30 जो जो टर्म चलता है उसको लेकर थोड़ा आप बताइए क्या है। एक तो मुझे कोई टीस नहीं जी जरा भी नहीं। मेरा स्वभाव चलते रहने का है, काम करते रहने का है, जैसी परिस्थिति बने उस हिसाब से अपनी भूमिका निभाने का है। और राजनीतिक दलों में मुख्यमंत्री कौन बनेंगे, पीसीसी प्रेसिडेंट कौन बनेंगे, किनको क्या जवाबदारी दी जाएगी, ये वहाँ से तय होता है। तो मुझे उसका कोई विशेष नहीं, जैसा कर्नाटक में जो हुआ, जहाँ पर जो फैसला लिया गया था उसे पूरा किया गया। भाई छत्तीसगढ़ में भी सेम बात थी, कहा गया था कि 2.5 साल भूपेश बघेल जी 2.5 साल बाबा रहेंगे। आपके नाम पे ही चुनाव जो है लड़ा गया था, मुझे कहना गलत नहीं होगा। लेकिन उसके बाद भी जो जिम्मेदारी, जो वादा किया गया था वो नहीं दिया गया। वहीं कर्नाटक में ये संभव हुआ। उसको तो कुछ तो होगा, कुछ तो मन में होगा कि ऐसा होता, अगर 2.5 साल का मामला, अगर मैं बनता 2.5 साल मुख्यमंत्री तो कुछ बात और होती। एक तो पार्टी ने कभी नहीं कहा कि 2.5 साल का था, ये मीडिया में ही चला। और मीडिया को कहाँ से जानकारी मिली मैं नहीं कह सकता। लेकिन दिल्ली में जिस दिन भूपेश बघेल जी का मुख्यमंत्री के रूप में घोषणा हुई, उसी दिन से मीडिया ने, दिल्ली की मीडिया ने इसको चलाना चालू कर दिया था और वो आज तक नहीं रुका है। वो सवाल बार बार पूछा जाता है। कर्नाटक में भी ऐसी बात थी, पार्टी ने कभी नहीं कहा। ये चर्चा का विषय मीडिया में रहता था कि टाइम शेयरिंग हो सकता है इत्यादि। अंततः समय और परिस्थिति को देख के ही पार्टी के, कोई भी पार्टी हो, उसके जो शीर्षस्थ नेतृत्व रहता है वो निर्णय करते हैं। वो कर्नाटक में अभी उन्होंने चेंज का किया। पहले आप बीजेपी में देखिए तो उत्तराखंड में 3 मुख्यमंत्री 6 महीने के अंदर, बीजेपी के देखिए तो गुजरात में मुख्यमंत्री समेत पूरा मंत्रिमंडल बदला हुआ। तो इस समय की कोई निश्चित बात वैसी नहीं रहती, चर्चा में बात आ जाती और हाईकमांड परिस्थिति के अनुसार निर्णय करता है। डिप्टी सीएम के बाद अगला जो पोस्ट होना चाहिए, जो होता है वो सीएम का होता है। तो कभी तो लगता हो कि बाबा कभी मुख्यमंत्री बनेंगे, कब मौका मिलेगा? कभी तो लगता हो कि मैं एक बार मुख्यमंत्री ज़रूर बनूं। मेरे लिए मुख्यमंत्री का पद कोई बहुत मायने नहीं रखता, या कोई भी पद बहुत मायने नहीं रखता। मैंने पहले भी बताया, मेरा स्वभाव काम करने का है और काम करने के मौके जैसे मिलते हैं उस हिसाब से आदमी अपने तरफ से योगदान देता है, चाहे वो मंत्री के रूप में हो, चाहे विधायक के रूप में हो, चाहे नेता प्रतिपक्ष के रूप में हो। उप मुख्यमंत्री का पद जरूर है, तो उसकी कोई जवाबदारी नहीं होती, कोई अलग से फाइल नहीं चलती, कोई आपके अलग से दस्तखत नहीं होते। तो आप मंत्री अपने विभाग के रहते हो और एक प्रोटोकॉल मिल जाता है कि आप उप मुख्यमंत्री हैं। काम नहीं होता। मुख्यमंत्री के रूप में जरूर निर्णय लेने के अवसर रहते हैं। वैसी परिस्थिति बनी नहीं, वैसी परिस्थिति बनती तो उस रूप में भी काम करते। लेकिन सवाल ये कि जैसा आपने कहा कि डिप्टी सीएम के पास वैसे कोई अलग से कुछ पावर होता नहीं, कुछ नहीं होता। लेकिन डिप्टी सीएम जब शब्द जुड़ जाता है तो कुछ तो उसके पीछे राजनीतिक कुछ रहा होगा, आपको खुश करने के लिए, या कुछ कहीं आप सेटिस्फाइड हो कि चलिए 2.5 साल या मुख्यमंत्री नहीं बने तो कहीं चुनाव से पहले आपको लगता है कि कहीं ना कहीं इस डिप्टी सीएम वाले टर्म को थोड़ा सा पार्टी ने कहीं इस्तेमाल किया हो? इस्तेमाल की बात नहीं होती, निर्णय की बात होती है। और मात्र 4-5 महीने तो बचे थे चुनाव को। हाँ, तो मेरे सवाल ख्याल यही तो है से कि उस समय क्यों डिप्टी सीएम बनाया गया, ये तो सवाल है बाबा। 24-25 जून की बात है। जी जी। और नवंबर में चुनाव हो गए थे, मध्य नवंबर में चुनाव हो गए थे। तो पार्टी को लगा होगा कि इस रूप में इनको जवाबदारी दी जाए, तो उन्होंने दी। चलिए ठीक है, बात अब पद की हो ही रही है तो एक और पद की बात कर लेता हूँ मैं। अभी छत्तीसगढ़ में प्रदेश अध्यक्ष के पद को लेकर आपके भी काफ़ी ट्वीट कहे या कुछ आपने भी कुछ किया था कि मैं भी जवान हूँ, मैंने भी ठीक है, मैं भी चुनाव हारा हूँ, दीपक भाई भी हारे हैं, तो भाई मुझे भी मौका मिलना चाहिए।
हालांकि बाद में सुलह हुआ, लेकिन भाई आपने बात तो कह दी। मैंने ये कभी नहीं कहा कि मुझे भी मौका मिलना जी। चाहिए। और इशारों इशारों में तो आपने कुछ कहा ना। केवल दीपक जी का जो बयान आया था उस पे मीडिया के साथियों ने पूछा, तो मैंने यही कहा कि ऊर्जा अभी भी है, युवा जैसी ऊर्जा अभी भी है, यानी काम करने की जी जी। शारीरिक क्षमता है। अभी उस नाते बदन थका नहीं है, बस उतनी ही बात थी। और ये परिप्रेक्ष्य पीसीसीबी बनने का जो है, ये कयास लगते रहते हैं कि क्या चेंज होगा नहीं होगा। उसी में मीडिया है, देखिए वो थकते नहीं पूछने से, और कहीं ना कहीं जो बात होती रहती है वही उसको उठाते हैं। अपने से कोई मैन्युफैक्चर नहीं करता वही मीडिया कोई किसी आग बात। लगती है तो कहीं ना कहीं तो जो धुआं उठता है तो बात तो होती है। लोगों के बीच में चर्चा अगर जी। हो रही है, लोगों के बीच में अगर ये मीडिया के साथी सुनते हैं इस बात को कि पीसीसी के प्रेसिडेंट कई जगह बदले जा रहे हैं, संगठन में परिवर्तन हो रहे हैं, मंडल बन रहे हैं, पोलिंग बूथ में कांग्रेस का संगठन चल रहा है, जिले के अध्यक्षों का मनोनयन हुआ, एआईसीसी लेवल पे सेक्रेटरीज का मनोनयन हुआ, इंचार्जेस जो राज्यों के हैं वहाँ का मनोनयन हुआ, बंगाल में नए पीसीसी आए, उड़ीसा में नए पीसीसी आए, बिहार में नए पीसीसी आए, बंगाल में कलकत्ता में नए इसीलिए पीसीसी आए। सवाल इसीलिए तो भाई कहीं ना कहीं आपको भी तो लगता है कि भाई मुझे भी एक भाई मौका तो मिले भाई। दीपक भाई भी चुनाव हारे, मैं भी अभी भी मैं उड़ जाऊँ, मैं भी अभी भी जवान हूँ। मतलब कहीं इच्छा तो रहती होगी ना सर, कहीं कुछ ना कुछ छूट जाता है थोड़ा बहुत। मुझे किसी पद के पीछे दौड़ने की बिल्कुल मंशा नहीं है। मुझे लगता है कि आदमी अपने आप को कमतर कर देता है अगर किसी पद के पीछे आप जाओ, तो अपने आप को ही आप छोटा और नीचा बना दे रहे हो, छोटा कर दे रहे हो। तो मैं उसकी कभी बात नहीं करता। मैंने आपको बताया कि, और ये मैं अंतर्मन से कह रहा हूँ, कई लोग कहते हैं कि आप और क्यों नहीं बोलते और अपने लिए मांग क्यों नहीं करते। अब मैं कैसे बोलूँ कि मेरा स्वभाव ही ऐसा है कि चल रहे हैं, और उस राह में जो भी मंजिलें मिली, खाई भी मिलती है, मंजिल भी मिलती हैं, तो उस रास्ते पे आदमी चलता है और जिस मुकाम पे पहुँचे उसको स्वीकार करके मैं चलता हूँ। इधर उधर मेरे स्वभाव में नहीं। लेकिन चुटके ले लेते हैं आप, चुटकियाँ ले लेते हैं आप, बिल्कुल। अब वो किसी ने कुछ कहा तो कुछ बोलना पड़ता है फिर। चलिए ठीक है, अब छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े मुद्दे की बात कर लूँ मैं, नक्सलवाद। जो अमित शाह जी ने जो अपना जो टाइम दिया था 31 मार्च को ख़त्म कर देंगे वो 2026 तक, तो काफ़ी हद तक ख़त्म हो चुका है या कुछ रह गया है? क्या आपको लगता है, क्या केंद्र सरकार का जो एक वादा था अमित शाह जी ने कहा था वो पूरा किया उनने? नक्सल समस्या छत्तीसगढ़ में 1980-1990 के दशक से उनका आना चालू हुआ। आंध्र में जब विशेष दबाव बना तो छत्तीसगढ़ के जंगलों में उन लोगों ने पनाह ली और वहाँ से धीरे 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 मूवमेंट बढ़ा। 2000 में छत्तीसगढ़ का जब निर्माण हुआ तो छत्तीसगढ़ में 5 या 6 बटालियन थे, सेंट्रल, ये जो अर्धसैनिक बल जिनको बोलते हैं। आज 65-66 हैं। तो अमित शाह जी ने मौके पे और मौके का लाभ लेके उन्होंने एक बयान दे दिया कि इस तारीख तक हम ख़त्म कर लेंगे, क्योंकि वो क्रम था जो चलता चला जा रहा था। छत्तीसगढ़ में ऐसी चुटकी बजाई और नक्सल ओवरनाइट कुछ नहीं ख़त्म हो गया। ऐसा ये राजनीतिक लाभ या एक मीडिया में लाभ लेने के पहल के अलावा मुझे कभी कुछ नहीं दिखा। क्योंकि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ का हिस्सा है उत्तरी सरगुजा, जी जी, उत्तरी छत्तीसगढ़ का जो अंचल है, सरगुजा अंचल है, जहाँ से हम लोग, आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, वहाँ पर नक्सल गतिविधियाँ लगभग समाप्त हो चुकी थी। उस समय तो कांग्रेस के शासनकाल में ही लगभग समाप्त हो चुकी थी। और एक योजना, चाहे केंद्र में किसी भी पार्टी की सरकार हो, राज्य में किसी भी पार्टी की सरकार हो, दोनों सरकारों के तालमेल से, क्योंकि अर्धसैनिक बल की ज़रूरत पड़ती है, तो ये जो प्लानिंग चल रही थी वही चलती चली गई है और एक अंजाम तक अभी पहुंची है। एक व्यक्ति ने अनाउंस कर दिया 31 मार्च, नहीं और तो अमित शाह का या तमाम बीजेपी के जो नेता है वो अक्सर कहते हैं कि भाई नक्सलवाद को बढ़ावा देने में कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान रहा। कांग्रेस कभी नहीं चाहती थी कि नक्सलवाद ऐसे ख़त्म हो, बीजेपी आई, उन्होंने प्रण लिया, तब नक्सलवाद का खात्मा हुआ है। बीजेपी का ये अक्सर कहना होता है। वो गलत प्रचार करने में महारत रखते हैं। मैंने अभी एक साथी से चर्चा हो रही थी मीडिया की, तो उनको बताया था, कांग्रेस की ही अगर बात हो रही है
तो छत्तीसगढ़ के बनने के पहले दिग्विजय सिंह जी जब मुख्यमंत्री थे तो उनका वो आखिरी दौरा था सरगुजा अंचल में। कुछ ब्रिजेस वगैरह हम लोगों ने मांगे थे, वो बने थे उसके उद्घाटन के लिए और अन्य कार्यक्रम उनके थे, और वहाँ खुले मन से उनने कहा था कि ये लोगों का यहाँ ये वेलकम नहीं है। ये सुनने में आ रहा है कि ये लोग आना जाना कुछ कर रहे हैं, तो कांग्रेस का अगर वो एटीट्यूड रहता तो मुख्यमंत्री मंच से नहीं बोलते इस प्रकार की बात। और तब से लेके आज तक जितनी भी सरकारें रहीं, रमन सिंह जी 15 साल में थे तो वही सब कुछ कर रहे थे। उनने तो हमारे काफिले को कंट्रोल नहीं किया, हमारे सारे बड़े लीडर्स की शहादत हो गई, तो कौन सा नक्सलवाद उनने कंट्रोल किया? कौन सा नक्सलवाद कंट्रोल किया? एक प्रचार करने का तरीका है, बोल दो अपनी बात, चल गई चल गई। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह जी। तो नियंत्रण नहीं हो रहा था। नियंत्रण निरंतर फोर्सेस का भेजना केंद्र राज्य सरकार मांगती थी, वहाँ से आते थे फोर्सेस, तब तो आते थे। तो आपका ये कहना ये है कि भाई वो जो है जो जो श्रेय की जो राजनीति है वो ले रहे हैं। आपके समय में, कांग्रेस समय में भी उनका खात्मा नक्सलियों का शुरू हो गया था, ये कहना है आपका? और इतना ही नहीं, वहाँ पर जो पी सुंदरराज अभी आईजी के रूप में काम कर रहे हैं, वो पूरे कांग्रेस के शासनकाल में वही थे वहाँ। अगर कांग्रेस नक्सल समस्या के निजात के लिए काम कर रही नहीं होती तो बीजेपी सबसे पहले तो उस अधिकारी को हटाती कि कांग्रेस तो कुछ नहीं कर रही है, इसने ऐसे अधिकारी को बैठे नहीं हट। सरकार आपने जो बदलती है जो तो जो अधिकारी जो, जो टाइमलाइन के बाद जो थी, वो आप मानते हैं कि वो उन्होंने अपना वादा पूरा किया? उन्होंने ठीक है, सहयोग रहा होगा पूर्व की सरकारों का भी, लेकिन उन्होंने एक दम के साथ कहा कि भाई हम जो है 31 मार्च तक हम ख़त्म कर देंगे, तो उन्होंने ख़त्म कर दिया। तो आपको उनका वेलकम तो करना चाहिए इसको लेके वैसे। जिन नक्सलियों को उन्होंने सरेंडर कराया, जी। ये कह रहे हैं कि हमने खात्मा कर दिया, उन नक्सलियों में ने खुलेआम मीडिया में ये कहा कि हमारी जो विचारधारा है उसके आधार पे हम आगे भी काम करते रहेंगे, केवल हम हथियार डाल रहे हैं। तो आपका कहना है कि विचारधारा का खात्मा नहीं हुआ है? तो उन्होंने खुल के घोषणा की है। आज भी लोग हैं उस विचारधारा से जो जुड़े हुए हैं, जो वहाँ मौजूद हैं, अभी शांत हैं। हाँ, तो इसीलिए तो बीजेपी कहती है कि कांग्रेस वाले जो है इस विचारधारा को हवा देते हैं बीच बीच में। आरोप जो है बेकार बात है, यानी छद्म स्तर की राजनीति का ये परिचायक है। मैं एक टीवी चैनल की बात आपको बताऊं, जी। जिस दिन महाराष्ट्र में सरेंडर हो रहा था, नागपुर में सरेंडर हो रहा था, उस दिन उस चैनल के दो प्रवक्ता अलग अलग स्थान से आपस में बात कर रहे थे, और एक प्रवक्ता ने कहा कि ये इसमें क्या बात है कि आरएसएस से जुड़े हुए इनके कुछ तार थे। जी। मैंने सुना उसको, मैंने देखा उस क्लिप को, मैं मीडिया हाउस का नाम नहीं ले रहा हूँ, मीडिया हाउस का नाम नहीं ले रहा हूँ, तो दूसरे जो एंकर थे उनने कोई जवाब नहीं दिया। लेकिन ये बात स्वयं एक प्रतिष्ठित चैनल ने उनके संवाददाताओं ने आपसी बात में कही। ये क्या दिखा रहा है? चलिए ठीक है, वो तो काफ़ी, ये ऐसा विषय है कि इसमें बहुत कई घंटे तक चर्चा हो सकती है। कुछ और मुद्दे की बात कर ले। आपके यहाँ के एक विधायक हैं टोपो जी, जिनके ऊपर कई गंभीर आरोप लगे। नायब तहसीलदार से मारपीट का तमाम आरोप लगा, उसके बाद नायब तहसीलदार जो संघ है उनका पूरा प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो। तो आप इसको किस तरह से देखते हैं? मतलब ऐसी स्थिति क्यों बन जाती है? आपकी मानसिकता और जो वातावरण है, जिस दल से आप जुड़े हैं, उसमें वातावरण अगर ऐसा नहीं है कि आपको व्यवहार कैसे करना चाहिए, सीमाएं क्या क्या हैं, उसका एहसास आपको ना हो, और सत्ता का नशा जिसको कहते हैं, या एक मानसिकता जो बन जाती है कि हम जो बोलें वही होगा, हम जो करें वो ठीक, हम जो चाहें हम कर सकते हैं, ये अगर मानसिकता बन जाती है तब ऐसे काम होते हैं। घटना क्या हुई थी कि इनकी बहन जिनको ब्याही है और इनके जमाई के भाई, ये 302 के प्रकरण में शायद बंदी हैं। उस बाबत कुछ कागज वगैरह बनाने की बात थी। आप देखें बैकग्राउंड क्या। जी, जानना बहुत जरूरी है। और इनकी घरवाली गई होंगी, बहन इनकी गई होंगी मांगने के लिए, तो अधिकारियों ने संभवतः कहा कि आज नहीं हो पा रहा है, कल आके इसको कर देंगे। तो उस पे ये इशू बना कि आप अगर हाथ छोड़ रहे हो, अधिकारी पे तो छोड़ दीजिए, किसी के ऊपर आप हाथ छोड़ रहे हो तो ये स्वीकार नहीं है। आप जनप्रतिनिधि हो ना हो, जनप्रतिनिधि हैं तो और बंदिशें आपके ऊपर हो जाती हैं, जिम्मेदारियां हो जाती हैं, बंदिशें भी हो जाती हैं, व्यवहार के तरीके भी और आपको उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत
करने की स्थिति में अपने आप को आप पाते हो, तो वो उदाहरण प्रस्तुत ना करके इस प्रकार की वारदात को अंजाम देना ये बिल्कुल गलत है। गलत बात है। गलत है, ये किसी को नहीं करना चाहिए। जी। माइनिंग को लेकर छत्तीसगढ़ में काफ़ी कुछ चल रहा है, काफ़ी सवाल उठ रहे हैं। इस पर टीएस बाबा क्या सोचते हैं? माइनिंग के जो इस समय हालात हैं, जो भी स्थिति बन रही है, लोगों का विरोध भी कई जगह देखने को मिला है, तो इसको कैसे देखते हैं आप? एक हवस सी दिख रही है लोगों की, जो प्राकृतिक संपदा के खनन, उसके दोहन से लाभ तत्कालिक कमाना चाह रहे हैं। और इतनी बड़ी संख्या में छत्तीसगढ़ में माइंस खोलने की कार्रवाई चल रही है कि छत्तीसगढ़ का सामाजिक परिवेश ही, जल जंगल जमीन तो अपने जगह है, सामाजिक परिवेश ही बदल जाएगा। यानी एक दो माइन कहीं खुलती हैं तो वहाँ से जो विस्थापित हुए उनकी दुख है, उनकी तकलीफ़ें हैं, उनके विस्थापन की व्यवस्था है, सामाजिक परिवेश उनको अब कैसा मिलेगा। अब इसी चुनाव की बात करें, जैसे पिछला चुनाव आप बड़े माइनर मार्जिन से आप अंबिकापुर से हारे, अब आपका वहाँ एक अलग ऑरा है, एक अलग कद है, आपने बहुत काम किया वहाँ पे, लेकिन आप फिर भी चुनाव हारे। तो आपने एनालाइज़ किया होगा कि क्यों हारे? क्योंकि बहुत छोटा मार्जिन था वो। मुख्य मेरी तरफ से जो कमी है, बाकियों को तो नहीं देखना, कि मैं उतना समय कॉन्स्टिट्यूंसी में नहीं दे पाया सरकार में एक मंत्री के रूप में काम करते करते जितना लोग उम्मीद कर रहे थे। तो ये आप मानते हैं? ये 100% यही एंटी इनकम्बेंसी होती है, क्योंकि अब मैं मंत्री हूँ तो मुझे विभाग भी देखना है, विभाग की मीटिंग्स भी करनी है। हर हफ्ते अगर 5 विभाग हैं, 2 मीटिंग भी अगर हो गई तो आप सोचिए कि हर हफ्ते के 5 दिन तो 2 दिन तो वही निकल गए। तो इसमें कह सकते हैं कि फिर कहीं फाइलों के दस्तखत कहीं करने से थोड़ा सा लेकर- हल्का सा ओवर कॉन्फिडेंस रहा होगा कि भाई जनता तुम्हें जितना प्यार करती है, लगातार जिताती है, तो इस बार भी जीतना तय है। नहीं, ओवर कॉन्फिडेंट मैं कभी नहीं रहता। तो आत्मविश्वास की बात कर रहे हैं। आत्मविश्वास भी मेरा वो दम भरा कभी नहीं रहता। जी जी इस चुनाव में भी आपस में घर में जब हम लोग बात करते थे तो मैं यही कहता था जी। कि ये चुनाव टफ है, 2008 के टाइप का दिख रहा है, ज़्यादा मार्जिन नहीं होगी। मुझे था मन में कि आपको कहीं ना कहीं आइडिया हो जीतेंगे। गया था आपको? हाँ, उतना तो समझ में आ जाता है, लोगों से जो फीडबैक या जानकारियाँ मिलना मिलती जुलना हैं, हाँ, उतना तो थोड़ा थोड़ा तो समझ में, जब दूसरों के लिए समझ में आता है तो खुद के लिए तो समझ में स्वाभाविक। आ ही जाता है। लेकिन हारेंगे ये मेरे मन में नहीं था। जैसा पहले चुनाव में 2008 वाले में मुझे आश्चर्य हुआ कि बहुत कम वोट से जीते। कि मेरे मन में ये भावना थी कि मैं ठीक ठाक आदमी हूँ, लोगों ने मुझे वहाँ काम करते देखा है, मुझे जानते हैं, तो पहला चुनाव लड़ रहा हूँ तो अच्छा ही हो, अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन बमुश्किल जीते थे, तो वैसे ही स्थिति आपकी महसूस हो रही थी कि स्थिति ठीक। तो इस बार जो अगला चुनाव होने वाला है उसमें क्या आपको मतलब कुछ आपने कुछ तो रणनीति चेंज की होगी आपने, हालांकि वक्त है उसके लिए अभी। रणनीति बतौर की टाइम देने की कोशिश, अभी भी वही बात आती है कि मैंने मान लीजिए कि जो कैलेंडर आदमी अपने मन में बनाता है, सोच में बनाता है कि हफ्ते 4 हफ्ते का महीना, 30 दिन का महीना, तो 15 दिन मैं अंबिकापुर में रहूँगा, 15 दिन बाकी दुनिया में। आज मैं आपके साथ भोपाल में बैठा हूँ, मेरा परिवार यहाँ भी है, बच्चे हुए हैं, वो अभी दादा बना हो, नाना बना हो, तो ये मेरे जीवन का सुखद पहलू है कि मैं यहाँ भी कुछ समय बिताना चाहता हूँ और बिताऊँगा। तो उतने दिन यहाँ निकल गए। अभी आपने देखा कर्नाटक गए, वहाँ जाना है, रायपुर आए, वहाँ जाना है, छत्तीसगढ़ में दौरा करना है, तो बाकी जो 15 दिन है वो बाकी दुनिया के लिए, 15 दिन मतलब अंबिकापुर। आपने कुछ थोड़ा सा सबक की बात, सबक तो नहीं कहूँगा, एक आपने एक समझा कि भाई ज़्यादा वक्त आपको जनता को देना चाहिए। पहले तो मैं और ज़्यादा समय देता था, पहले देते थे, पर आज के समय में मैं इससे ज़्यादा समय नहीं दे सकता। वो लोग स्वीकार करेंगे तो, नहीं स्वीकार करेंगे तो अभी बीजेपी की सरकार है और आपके सरगुजा से भी एक मंत्री हैं, तो वो सरगुजा के विकास के लिए या कुछ बदलाव के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं? कैसा कर रहे हैं, क्या लगता है आपको? कोशिश करते होंगे अपने तरीके से। तो आपने देखा होगा ना सर। मैं उनकी बात अकेले नहीं करना चाहता। सरकार के ही जो काम है ये निराशाजनक है, डिलीवरी नहीं है, काम नहीं हो रहे। ये रायपुर का जो स्काई वॉक है वो सियासी वॉक ज़्यादा बन गया है, उस पर हर दिन कुछ ना कुछ सियासत होती रहती है, तो उसको कैसे देखते हैं आप? कि एक चीज़, आपने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए। कांग्रेस के समय में एक मुहिम चली थी कि उसको हटाया जाए या क्या उसको करना है, एक कमेटी भी बनी थी इत्यादि, कोई निर्णय पे बात नहीं पहुंची थी। तो
आज के दिन जहां ट्रैफिक रहती है, ये शायद बीजेपी के उस तत्कालीन मंत्री या कुछ सदस्य लोग बाहर गए थे, कहीं मुझे ध्यान नहीं आ रहा, सिंगापुर गए थे या कहीं और गए थे, वहाँ उनने ऐसा कुछ देखा कि जहाँ भीड़ भाड़ रहती है, ट्रैफिक ज़्यादा है, लोगों को रोड पार करने में दिक्कत जा रही है, तो एक वैकल्पिक व्यवस्था दे दी, तो स्काई वॉक से नाम हो गया। अब 60 करोड़ उस समय खर्च हो गए, उसको तोड़ देना भी मैं नहीं समझता कि अब आपने अच्छा किया चाहे बुरा किया, कुछ सोच के तो किया, इस्तेमाल होना चाहिए। उस पैसे का इस्तेमाल होना चाहिए, वरना जिनने चालू किया फिर उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पब्लिक का पैसा है, हमारा आपका नहीं है, किसी सरकार का नहीं है, कांग्रेस का नहीं है, बीजेपी का नहीं है, तो निर्णय होना चाहिए, तोड़ना है तोड़ दो, बनाना है बना डालो, ये बीच का लटकाने वाली बात एकदम गलत। चलिए ठीक है, अब आखिरी में ही पूछूंगा कि 28 में चुनाव होने हैं फिर से प्रदेश में, तो उसको लेकर अभी से क्या क्या तैयारी है? कई बार सवाल उठते हैं कि भाई कांग्रेस में आपस में नहीं बन रही तो वो क्या चुनाव लड़ेगी, तो उसकी इसके लिए क्या तैयारी है, क्या ऐसी रणनीति बन रही है कि जो जनता का जो भरोसा है वो दोबारा एक बार कांग्रेस पार्टी जीत पाए? इसके लिए क्या कांग्रेस कोई खास स्ट्रेटजी बना रही है या कुछ जनता से मिल रही है या क्या कुछ प्लानिंग है आप लोगों की? पहले तो संगठन के ढांचे को एक स्थायी रूप देना, जी नए सिरे से, पहले भी था लेकिन अभी नए सिरे से पोलिंग बूथ का गठन हो रहा है, मंडल कांग्रेस है कि नई इकाई कांग्रेस के अपने पार्टी के संविधान में जोड़ी गई है, तो मंडल कमेटियों का गठन, ब्लॉक कमेटियों का गठन, जिला कमेटियों का गठन प्रदेश में आप देख रहे हैं, तो ये संगठन के ढांचे को जगह पे लाना और ट्रेनिंग प्रोग्राम भी साथ में चालू हो रहे हैं। आपने देखा कि संगठन सृजन से जो हमारे अध्यक्ष मनोनीत हुए हैं, चुने गए हैं, उनका भी ट्रेनिंग प्रोग्राम छत्तीसगढ़ में भी मेरे ख्याल से 20 जून के आसपास से ट्रेनिंग की बात आ रही थी कि वहाँ भी होगा। तो एक संगठन के ढांचे को मजबूत करना, उनकी उपस्थिति स्थापित करना, ये एक अच्छा काम चल रहा है। और दूसरा लोगों से मिलना, तो मिलने के सिलसिले में भी सब जो कांग्रेस जन हैं लोगों के बीच में जा रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष जी भी जा रहे हैं, सीएलपी लीडर भी जा रहे हैं, भूपेश जी भी जा रहे हैं, मैं भी जा रहा हूँ, और लीडर्स भी अपने अपने कार्यक्षेत्र में सबको दौरा कर रहे हैं। और तीसरा जो आपने कहा कि लोगों के बीच में ये विश्वास पैदा करना कि कांग्रेस पार्टी बेहतर विकल्प होगी। ये सरकार अच्छा काम नहीं कर रही, मान लीजिए कि मेरे को ऐसा लग रहा है या बहुत लोग ऐसा बोल रहे हैं कि आज चुनाव करा लीजिए तो कांग्रेस आ जाएगी, मैं उस बात को नहीं मानता, क्योंकि आने की संभावना बनती है कि अगर काम ठीक से नहीं हो रहा है, लेकिन मेहनत आपको करनी पड़ेगी और लोगों का विश्वास आपको अर्जित करना पड़ेगा कि आप बेहतर विकल्प हैं। 2-3 चीज़ हैं वो पार्टी कर रही है। तीसरा, बेहतर विकल्प के रूप में एक आजकल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया का ज़माना है, लोगों तक इस माध्यम से बातें पहुंचने का बहुत सघनता से कनेक्टिविटी का ज़माना है। तो कनेक्टिविटी के ज़माने में परसेप्शन कि लोगों तक ये महसूस होना कि हाँ ये ऐसा है, आप बहुत ख़राब हो गए लेकिन लोगों तक पहुंचा दो कि बहुत अच्छे हैं, तो आप जीत गए। चलिए, अब आखिरी सवाल, एक हाइपोथेटिकली मैं सवाल पूछ लेता हूँ। चलिए, अब कि टीएस सिंहदेव, टीएस बाबा अपने आप को किस रोल में पाते हैं, या क्या वो चाहते हैं कि उन्हें क्या ऐसी भूमिका मिले कि और वो बेहतर तरीके से काम कर सकें? मान लीजिए ये इंटरव्यू हमारा राहुल गांधी जी देख रहे हों, खड़गे साहब देख रहे हों, तो आप क्या ऐसी पद की आप वो चाहेंगे कि आप और बेहतर तरीके से खुल के आप काम कर सकें? मैं पद के लिए पहल नहीं करता, चर्चा तक ठीक है, अपने जगह चर्चा होती है तो वो बात सर्कुलेशन में अपने आप आ जाती है, कहीं किसी ने पूछा तो आप बोल दो, अपने जगह रहता है। मेरा टारगेट एकदम क्लियर है कि 2028 के चुनाव के लिए, उसके साथ में 2029 को जो चुनाव होगा उसमें मैं पार्टी को चुनाव जिताने के लिए क्या कर सकता हूँ, मैं वो कर रहा हूँ। लोगों के बीच में जाना, लोगों से मिलना, अलग अलग जगह के दौरे करना, 8-10 जिले में, 12 जिले में दौरे हो चुके हैं, अभी मैं जाऊंगा तो 2 जिलों का और अभी दौरा है। तो अपने तरफ से चुनाव के पहले कांग्रेस का एक प्रतिनिधि, जो कांग्रेस के प्रतिनिधि के समय, चुनाव के समय उपस्थित हो सकता है, तो उसका टच जो आपने कहा पहले के सवालों में था कि हार जीत के कारण क्या बने,
अगर लोगों से आपकी दूरी है तो चुनाव के समय जाके वोट मांगोगे तो मिलेगा। जनता समझदार हो गई है। समझती है हमेशा, तो कनेक्ट ही नहीं बनता है। परसेप्शन क्या बना? मोदी जी भी तो नहीं जाते हैं, आपकी 1,52,000 से जीते, पिछले बार बहुत वोटों से जीते थे। तो जो परसेप्शन है इसको भी देखना होता है। बिल्ड भी आज के जमाने में करना होता है। साबुन अच्छा है कि नहीं, लेकिन आप इससे अच्छा साबुन दूसरा नहीं। प्रेजेंटेशन और उसका परसेप्शन। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ बात करने के लिए। धन्यवाद आनंद। तो ये थे हमारे साथ टी.एस. सिंहदेव यानी कि टी.एस. बाबा। इन्होंने हर मुद्दे पर अपनी बात बेबाकी से रखी और इन्होंने साफ तौर पर कहा कि इन्हें किसी पद की लालसा नहीं है, ये जनता से सीधे जुड़ने पे यकीन रखते हैं। और मैंने जब इनसे पूछा कि अगर राहुल गांधी जी इस इंटरव्यू को देख रहे होंगे तो आप क्या कहना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा कि कुछ नहीं, बस मैं अपना काम करना चाहता हूँ और जनता से मिलना चाहता हूँ। तो इस खास पेशकश में इतना ही। कैमरामैन सुरेश के साथ अनंत विश्वकर्मा, भोपाल।